आज हम शुरू करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस एंड देयर मैनेजमेंट। कि जो राइस है, राइस की क्रॉप्स को कौन कौन से जो पेस्ट है या जो कौन कौन से इंसेक्ट है जो उनसे हानि पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ब्राउन बैक्ड प्लांट होपर, जिसको भूरा चूसक फुदका भी कहते हैं। क्या क्या स्टडी करेंगे हम, इसका क्लासिफिकेशन, होस्ट प्लांट, नेचर ऑफ डैमेज कि ये प्लांट्स को कैसे डैमेज करता है और इसकी लाइफ हिस्ट्री एंड कंट्रोल। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलम से शुरू होता है और उसके फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। और इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली डॉल्फिसिटी, जीनस और स्पीशीज़ आपको पता है कि ये चेंज हो जाते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं ब्राउन बैक प्लांट होपर की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम या जो इसकी स्पीशीज़ है वो नील पार्वता ल्यूजिस होता है। अब हम जब बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की, होस्ट प्लांट जिस पे ये सर्वाइव करता है या जिस पर ये अटैक करता है या प्रकोप होता है, जो फसलें इस पेस्ट के कारण खराब होती हैं। धान उगाने वाले सभी जो स्टेट्स में इसका मिश्रण मिलता है या पाया जाता है। सभी स्टेट्स में कहाँ, जहाँ पे धान उगाया जाता है वहाँ पे हमारे पास कौन पाया जाता है? ये होपर, जो ब्राउन होपर है वो धान पे मिलता है। जैसे चीन, ये भारतवर्ष में तो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है जहाँ जो स्टेट्स धान उगाते हैं। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपाइन, श्रीलंका, ताइवान तथा थाईलैंड, इन देशों में भी ये जो इनके जो इंसेक्ट्स है वो मिलते हैं। अब इसका डैमेज कैसे होता है? डैमेज की जब बात करते हैं तो बात करते हैं हम इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार से डैमेज करता है। जो धान के पौधे होते हैं, धान के पौधों को क्या करता है, ये पत्तियों से रस चूस लेता है और रस चूस लेने से क्या, जाइम और फ्लोएम को बंद कर देता है। जब पत्तियों का रस ही चूसा जाएगा, जाइम फ्लोएम बंद हो जाएगा, तो नेचुरल सी बात है वो पत्तियाँ कैसी हो जाएंगी? सूख जाएंगी। तने को भी क्या करता है, ये क्षतिग्रस्त करता है, डैमेज करता है। और पत्तियाँ, मैंने बताया आपको पहले भी, पत्तियाँ क्या होती हैं इसकी, सूख जाती हैं। और जब पत्तियाँ सूख जाएंगी तो वो भूरे रंग की हो जाती हैं, सूखकर ब्राउन कलर की हो जाती हैं। और इस अवस्था को क्या कहते हैं? होपर बर्न या फुदका झुलस। मीन्स ऐसे दिखाई देती हैं पत्तियाँ जैसे जल गई हों, तो उसको क्या कहते हैं हम? होपर बर्न या फुदका झुलस भी कहते हैं। अब जो शुरू की अवस्था में क्या होता है, ये जो इंसेक्ट हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं या एक स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये पूरे खेत में फैलते जाते हैं। और जब ये जब प्लांट्स की स्टार्टिंग से होती है या छोटे जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स पर अगर ये अटैक करता है, आक्रमण करता है, इनका प्रकोप होता है, तो क्या हो जाता है, उन प्लांट्स की ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती या रुक जाती है। और यदि इस इंसेक्ट का जो प्रकोप है पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है, दो कंडीशन में हो गया ना। नंबर एक तो जब वो प्लांट स्टार्टअप हुए या प्लांट्स उगने शुरू हुए, उस पर अटैक हुआ, उस पर जब इस इंसेक्ट्स का प्रकोप हो गया तो वो जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनकी वृद्धि बैन हो जाएगी, उनकी वृद्धि रुक जाएगी। और सेकंड उसकी जो कौन सी स्टेज पर अटैक करता है, सेकंड स्टेज वो जब पुष्प गुच्छ तो निकल जाते हैं, उसके बाद इस इंसेक्ट का प्रकोप हो जाता है। और इस इंसेक्ट के प्रकोप होने से जो वो बालियाँ होती हैं उसमें अनाज के दाने या धान के दाने नहीं बनते हैं। तो दो स्टेज होगी ना। फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होगी, जब प्लांट की शुरुआत हुई या उगने की, उस स्टेज पे अटैक। और सेकंड हमारे पास कौन सा है, जब उसके जो पुष्प गुच्छ निकल जाते हैं उसके बाद अटैक होता है। तो दो प्रकार से या दो टाइमिंग में ये इंसेक्ट अटैक करता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, इतनी बुरी तरह से प्रकोप होता है कि पूरी की जो पूरी फसल है
वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है या इसकी लाइफ हिस्ट्री किस प्रकार होती है। अब आपको पहले भी आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हो, आपको पता है कि 3 या 4 स्टेजेज होती है। 3 स्टेजेज में क्या होता है हमारे पास, एग, लार्वा और एडल्ट। और अगर हम 4 स्टेजेज की बात करें तो हमारे पास एग, फिर लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट। अब इस इंसेक्ट में हमारे पास कौन सी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट एग, सेकंड लार्वा और थर्ड अडल्ट। फर्स्ट एग अंडे, सेकंड शिशु और थर्ड अडल्ट। अब जब एग की बात करते हैं तो एग क्या होता है, एग कहाँ दिए जाते हैं। अब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जो पत्ती की मध्य शिरा होती है, मध्य शिरा समझते हो ना, पत्ती की जो मध्य वाली ये एक लाइन सी दिखाई देती है, मध्य शिरा को खुरच कर या पत्ती के पर्णाछद पर जो फीमेल है वो एग लेइंग करती है या एग को देती है। अब वो ग्रुप्स में दिए जाते हैं, कितना ग्रुप होता है, 10 से 30 तक के जो समूह है वो एग के बनाए जाते हैं। 10 से 30 तक के समूह में एग लेइंग की जाती है या फीमेल द्वारा जो एग दिए जाते हैं वो 10 से 30 के समूह में दिए जाते हैं। और फीमेल लाइफ टाइम में पूरे अपने जीवन काल में 200 से 350 तक एग देती है। अब स्टार्टअप क्या हो गया हमारे पास, पहले एग दिए कहाँ गए, फीमेल ने एग दिए मध्य शिरा को खुरचकर या उसके पर्णाछद पर। कितने दिए, 10 से लेकर 30 तक के ग्रुप में दिए जाते हैं। और लाइफ टाइम में कितने दिए जाते हैं एक फीमेल के द्वारा एग, 200 से 350 थे। अब नेक्स्ट उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, बेलनाकार। बेलनाकार आकार आप समझते हो इस तरह से, बेलनाकार और पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, जो ऐसे दिखाई देते हैं कि इसके आर पार भी दिखाई देता है, इस प्रकार से वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। साइज़ की बात करें तो जो एग है वो 1 mm लंबा और 0.2 mm चौड़ा होता है। और क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो क्या करती है, 3 से 21 दिन तक एग देती है। कब देती है, जब टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से, मतलब वातावरणीय जो तापक्रम है उसके अप और डाउन्स के हिसाब से जो फीमेल है 3 से 21 दिन तक रेगुलर एग देती है। 3 दिन भी दे सकती है, और अगर उसका तापक्रम, उसकी कंडीशंस उसकी फेवर में है तो हो सकता है वो 21 दिन तक भी एग देती रहे। और इसका जो टाइमिंग होता है हैचिंग का या पकने का टाइम होता है 5 से 8 दिन तक। एग 5 से 8 दिन के बाद पक जाते हैं, जिससे क्या होता है, शिशु निकलता है। और वो जो लार्वा या जो शिशु होता है वो 0.6 mm लंबे होते हैं और उनका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। जबकि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया पूरी होने के बाद या निर्मोचन की क्रिया पूरी होने के बाद उसका जो साइज़ है वो 30 mm लंबा हो जाता है और कलर भी वाइट कलर से चेंज होकर ब्राउन कलर हो जाता है। तो एग से जब शिशु बनते हैं वाइट कलर के होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, और जब उसमें 5 बार निर्मोचन होता है, मीन्स मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, तो जो लास्ट में हमारे पास स्टार बनता है वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोड की। इसका जो एडल्ट होता है वो कैसे होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है। अब लाइट ब्राउन कलर का क्या, जब यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट हुई तभी हमने देखा कि वाइट से ये ब्राउन कलर हो जाता है जब तक निर्मोचन की क्रिया पूरी होती है। तो प्रोड क्या होगा, ब्राउन कलर का, और इसकी जो लंबाई है वो 30 mm। मीन्स जो यहाँ पे स्टेज पे जो लास्ट में स्टेज जो आई थी लार्वा की डेवलपमेंट के बाद, उसका परिवर्धन पूरे होने के बाद 5 निर्मोचन के बाद वही स्थिति हमें यहाँ एडल्ट की स्टार्टिंग में मिली, 30 mm होती है। और जो मेल है वो 25 mm होता है। इट मीन्स कि हमेशा फीमेल क्या है, मेल से बड़ी होती है। और एडल्ट इंसेक्ट पतझड़ में 30 से 50 डेज और गर्मी में 1 से 2 दिन तक ही जीवित रहते हैं। होगी ना वेरिएशन, अगेन यहाँ पे वेरिएशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्या हुआ, जब एडल्ट पतझड़ में होते हैं तो 30 to 50 डेज उसका जीवन है,
और यदि गर्मी में होते हैं तो 1 से 2 दिन तक ही जीवित रहते हैं। और जब धान की कटाई हो जाती है, अब धान पर सर्वाइव करते हैं, और जब धान की कटाई होने के बाद किस पे ये जीवित रहते हैं, किस पर निर्भर होती है, उस खेत में होने वाली वीड्स या खरपतवारों पर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। एग और अंतिम शिशु अवस्था में शीत निष्क्रिय में रहता है। जो एग होती हैं और उसकी जो अंतिम शिशु अवस्था तक, एग से लेके जो निर्मोचन क्रिया पूरी होने तक लास्ट जो हमारे पास शिशु की अवस्था प्राप्त होती है, तब तक ये हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता में रहते हैं। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मार्च अप्रैल आता है, सर्दी खत्म हो जाती है, तो ये इंसेक्ट एक्टिव हो जाता है। मार्च अप्रैल में या जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होनी शुरू होती है, सर्दी जाती है, और सर्दी के ख़त्म होने के साथ साथ ही इंसेक्ट सक्रिय होता जाता है। और ये जो लो लेइंग वाले धान के पौधे हैं, बजाय अप लेइंग की बजाय लो लेइंग वाले धान के पौधों पर अधिक प्रकोप होता है। और इनकी लाइफ कितनी होती है? 18 से 23 दिन में पूरी हो जाती है। अब एक साल में इसकी कितनी पीढ़ियाँ मिलती हैं? एक साल में इसकी 7 पीढ़ियाँ, 5 से 8 पीढ़ियाँ, मतलब एक साल में जो इंसेक्ट है वो क्या है, 2 पीढ़ियाँ भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 8 तक पीढ़ियों का देता है। जनरली क्या है, पीछे हमने इंसेक्ट में पीढ़ियाँ, इसमें 1 वर्ष में 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ियाँ देते हैं, तो इसकी 8 पीढ़ियाँ में एक ही साल में 1 वर्ष में मिलती हैं। क्या होता है लाइफ साइकिल? एग से 5 से 8 दिन में हमारे पास लार्वल फॉर्मेशन, लार्वा फॉर्मेशन के आगे 12 से 13 दिन तक हमें एडल्ट, और एडल्ट से 1 से 2 दिन बाद फिर से एग लेइंग। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस जो पाया जाता है वो हमारे पास इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। अब इस प्रकार के ये जो होपर है, जिसको फुदका कहते हैं, ब्राउन होपर है, ये क्या करता है? ये प्लांट्स की पत्तियों पर अटैक करता है, और उसकी जो नरम शाखाएं हैं, कोमल शाखाएं हैं, उस पर अटैक करता है। पत्तियों पर जब अटैक होता है तो पत्तियों के जाइलम फ्लोएम बंद हो जाते हैं, और तने पर भी क्या होता है, उसकी ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब तने और पत्तियों की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, पत्तियाँ सूख जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं हमारे पास? फुदका झुलस। जो पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे जल गई हों, तो ये कंडीशन होने से ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जिससे फसल तक भी नष्ट हो जाती है। अब जब इस पर प्रकोप हो जाए या प्रकोप होने से बचाने के लिए भी हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं, ये उपाय करने चाहिए जिससे हम इस इंसेक्ट से, या ये जो हॉपर है ब्राउन बैग्ड हॉपर, इससे हम अपनी धान की फसल को बचा सकें। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको? नंबर 1 तो हमारे पास क्या है, जो वीड्स है, ये जो खरपतवार है, उसको खेत में नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि अगर वो खरपतवार है तो इस खरपतवार पर ही वो जो होपर है वो पहले इस पर अपना जीवन यापन करता है। क्योंकि अगर धान की फसल खेत में नहीं है, कटाई होने के बाद खरपतवार नहीं है, तो वो इंसेक्ट वहाँ नहीं रहेगा, और अगर खरपतवार है तो खरपतवार पे अपने जीवन को निर्वाह करेगा। और जब अगली फसल आएगी तो अगली फसल के पौधे उगने के साथ साथ ही ये क्या है, उस फसल पर अटैक करना शुरू कर देगा। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है कि लाइट ट्रैप लगाकर इस इंसेक्ट को कलेक्ट करके नष्ट करना चाहिए। फिर प्रतिरोधी जातियाँ लगानी चाहिए जिन पर इस इंसेक्ट का प्रकोप नहीं होता, जैसे नीला, नागार्जुन, चंदन एक्सेट्रा। और सबसे जो प्रभावकारी उपाय हमें करने चाहिए, यदि उस फसल पर प्रकोप हो गया है या हम नई बुआई कर रहे हैं, पौधों को बो रहे हैं, नई फसल का हमें पौधारोपण करना है, तो उस समय कार्बोक्यूरान 15 से 20 किलोग्राम की पर हेक्टर की दर से सॉइल में या भूमि में मिला देनी चाहिए, और उसके बाद उस फसल के पौधे रोपने चाहिए। नेक्स्ट, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल होती हैं जो कि इसके प्रकोप को ख़त्म करती हैं, जिनको कि पर हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए, जैसे डूमीडाइक्लोसिस, इमीडाइक्लोप्रिड, बुप्रोफेनिन, एसेफेट, क्लोरोपाइरिफास। इस प्रकार कई ऐसी दवाएं हैं जो कि पौधों पर छिड़काव से इस इंसेक्ट के प्रकोप को ख़त्म किया जाता है।